हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर 6 चल रहा था, तो उसमें जो चैप्टर का नाम था वो टिश्यूज़ था, उस ऊतक था। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि स्थायी ऊतक के बारे में हमने जानकारी दी थी, परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी दी थी। तो आज उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में ये टॉपिक है, आप देखिए, यानी कि कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे और थोड़ा स्टोमेटा के बारे में इसमें जानकारी है। उसके बाद हम चलेंगे यानी कि स्थायी ऊतक जो है, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, क्रियाकलाप। यानी कि अगर हम बात करें एक्टिविटी की, अगर हम देखना चाहते हैं किसी एक्टिविटी के द्वारा एपिडर्मिस को, तो कैसे देखेंगे? हम देखेंगे, रियो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उसकी ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लेंगे और उस पत्ती में हल्का सा फ्रेश करेंगे, दबाव लगाएंगे और उसे इस तरह तोड़ेंगे कि पत्ती का जो छिलका है वो अलग निकल जाए। ठीक है, फिर इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई एक बीकर में रखेंगे। फिर उसमें कुछ बूंद सैफरिनिन की डालेंगे उस विलयन में। उसके पश्चात क्या करेंगे, कुछ समय पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख देंगे, ठीक है, तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक देंगे। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन करेंगे। तो अवलोकन करने के पश्चात हम पाएंगे कि जो सबसे बाहरी परत वो एपिडर्मिस थी, वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। या वैसे चित्र देख लीजिए आप इसका, प्लीज एक मिनट। चित्र देखिए, चित्र में आप देख रहे होंगे द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं। ठीक है, पार्श्व दृश्य है ए, ये वाला लेटरल, यानी पार्श्व लेटरल जो है आपका पार्श्व दृश्य, और दूसरा पृष्ठ दृश्य आपको दिखा रखा है। ये आपके देख रहे होंगे, ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं। ये देखिए कोशिकाएं हैं एपिडर्मल, ये कोशिकाएं हैं, और इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये आपकी गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में स्टोमेटा। ठीक है, ये आपकी गार्ड सेल्स यानी रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, और ये बीच में जो खाली स्थान है दैट इज ये कॉल्ड स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कहलाता है ना। स्टोमेटा एक छिद्र को कहते हैं। ठीक है, और इस छिद्र को घेरे किसने है, यानी गार्ड सेल्स ने घेरा हुआ है। तो चलते हैं आगे। तो क्रियाकलाप में आपने जो देखा वो कोशिका जो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की कोशिका देखी आपने, है ना। एपिडर्मिस कोशिका है क्या, यानी कि जैसे हमारे शरीर की जो बाहरी खाल है ना, जीवों की जो बाहर की खाल होती है, वैसे ही पौधों की बाहरी खाल को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो बाहर की खाल स्किन है, त्वचा है ना, वैसे ही जो है जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस या बाहरी खाल एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी होती है। जैसे रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र में है, वहाँ पर आपका नागफनी की बात करें तो नागफनी को जो यानी ढका हुआ है, जो बाहरी परत है वो एपिडर्मिस की बनी है, वो मोटी होगी वहाँ पे। ठीक है, जो जल के क्षय को से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि वहाँ पर जो है अगर मोटी होगी तो यानी कि जल का जो क्षय होगा वो वहाँ पर रुकेगा। ठीक है, पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है ना। कोई भी पौधा आप लेंगे तो उसकी जो पूरी सतह है वो एपिडर्मिस से ढकी होगी, यानी एपिडर्मिस एक खाल की तरह कार्य करती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, जैसे हमारी रक्षा स्किन कर रही है, वैसे ही उसकी रक्षा वो एपिडर्मिस करती है। एपिडर्मिस कोशिकाएं पौधों के बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। ठीक है, यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी खाल हमारी रक्षा कर रही है ना, हमारी वैसी वो जो है पौधों की जो बाहरी खाल है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। वो जो है किन किन चीज़ों से उनकी रक्षा कर रही है, एक तो जल के क्षय होने से रक्षा कर रही है, दूसरा उन पर जो कोई चोट पहुंचा रहा है, बाहर से यांत्रिक आघात पहुंचा रहा है उससे उसकी रक्षा कर रहा है, और तीसरा जो परजीवी यानी कि जो पेड़ों के अंदर रहने वाला जो जीव है, यानी कि परजीवी है, कवक है जो हानिकारक है उसके लिए, उससे उसकी रक्षा कर रहा है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। ठीक है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। यानी अंतरकोशिकीय स्थान माने उन कोशिकाओं के बीच में कोई जो है रिक्त स्थान नहीं होता है। अधिकांशतः एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। आपने अभी चित्र में देखा होगा, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आपने अभी चित्र में मैंने आपको दिखाया था स्टोमेटा। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टोमेटा है ना, ये स्टोमेटा यानी कि ये जो छिद्र है, ये बीच का छिद्र, ये स्टोमेटा कहलाता है। और ये स्टोमेटा को घेरे हुए जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं, इनको रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, देखिए स्टोमेटा को दो वृक्क
के आकार की, किडनी के आकार की, जो शेप के आकार की जो है कोशिकाएं घेरी रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा दो काम कर रही हैं। स्टोमेटा का जो दो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का कार्य क्या है? दो फंक्शन। नंबर एक, गैसों का आदान प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में पानी का निकलना, है ना, यानी पेड़ से जब पानी निकलता है बाहर वाष्प के रूप में तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। और जो है ये वाष्पोत्सर्जन जो है स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। तो चलते हैं आगे। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, ध्यान दीजिए, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, ये जड़ है आपकी, देखिए कोई जड़ है, इसकी जो एपिडर्मल कोशिका ये है, एपिडर्मल कोशिका ये देखिए किनारे, पानी को सोखने का कार्य करती है। ठीक है, साधारणतः तो उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। ये बाल जैसे प्रवर्ध निकले हैं, आप देख रहे हैं, बाल जैसे एपिडर्मिस से निकले हैं बाल जैसे प्रवर्ध, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उससे पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात इन बालों से जो है पानी का अवशोषण करने की क्षमता जड़ों की बढ़ जाती है। अब देखिए मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। ध्यान दीजिए, बहुत पूछता है एग्जाम में, यानी कि मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस में एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ क्यूटिन कहते हैं का लेप लगा होता है। ठीक है, तो ये लेप होता है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, द्वितीयक विभजोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, द्वितीयक विभजोतक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, ठीक है, कि एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। ठीक है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी डेड होती हैं, उनमें कोई जीवन नहीं होता। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रेन नामक पदार्थ होता है। देखिए भित्ति में इनका क्या, सुब्रेन नामक पदार्थ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछेगा एग्जाम में कि इनकी भित्ति में सुब्रेन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। मीन्स नहीं, जिसे आप भेदा नहीं जा सकता, अभेद बने यानी उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता हवा और पानी का। ठीक है, इसलिए ये जो है अभेद कहलाता है। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे, यानी कि कह रहा है द्वितीय विभजोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है। आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्टेक्स है, देखिए ये है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉर्टेक्स, ये एरिया आपकी क्या है, कॉर्टेक्स की, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो यहीं पर आपके क्या है, यानी द्वितीयक विभजोतक यानी कि आपका क्या करता है, यानी कि कॉर्क सेलों का निर्माण बाहर की ओर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं जटिल स्थायी ऊतक की ओर। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हमने एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार किया। ठीक है, एक ही ऊतक पर विचार किया जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे ऊतकों को साधारणतः स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, साधारण स्थायी ऊतक, ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। कैसे ऊतकों को, जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, साधारण स्थायी ऊतक। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। अब जटिल ऊतक होता क्या है, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अभी तक हमने क्या देखा, साधारण स्थायी ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब लेकिन जटिल ऊतक क्या है, जटिल माने तभी उसका नाम पड़ गया जटिल, यानी जो कठिन हो। जटिल माने कॉम्प्लेक्स ऊतक। एक तो साधारण ऊतक क्या है, एक ही कोशिकाओं से बने हैं तो साधारण हो गया, सरल है ना। कठिन कब होगा, जटिल ऊतक कब होगा, जब वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं। और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, यूनिट की तरह कार्य करते हैं, है ना। यूनिटी होनी चाहिए ना, जैसे 5 पांडव थे, 5 पांडव यानी कि 5 भाई थे, तो उनमें एक यूनिटी थी, एक साथ मिलकर कार्य करते थे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो जटिल ऊतक की कोशिकाएं हैं, ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके उदाहरण, जटिल ऊतक के उदाहरण क्या है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं, दैट इज इंपोर्टेंट। जाइलम प्लस फ्लोएम, यानी कि आपको मैंने देखो ऊपर लिखा भी है, जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि संवहन ऊतक का निर्माण। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। फिर वैस्कुलर टिश्यू प्लस कैम्बियम अगर उसमें मिल गया तो फिर वैस्कुलर बंडल बन जाता है। ठीक है, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है। देखिए जटिल पौधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उनके अंदर संवहन ऊतक का पाया जाना, है ना। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट हैं, जटिल प्लांट हैं, उनमें एक विशेषता ये है कि संवहन ऊतक का पाया जाना एक विशेषता है उनकी, जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। अगर उनके अंदर ये चीज़ है तो वो आसानी से जो है स्थलीय वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि जो जाइलम है आपका, ठीक है, जो जाइलम है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ऊपर हमने कहा कि जटिल ऊतक जो है
जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने। अब ये जाइलम ऊतक की बात हो रही है, तो जाइलम ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? यहाँ पर देखिए जाइलम ऊतक आपकी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जाइलम टिश्यू 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? ट्रैकीट, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ये है पहला ट्रैकीट, ऊपर देख रहे होंगे ट्रैकीट, ठीक है, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। ठीक है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से। अब ट्रैकीट का चित्र ये देखिए, ये ट्रैकीट का चित्र है। ठीक है, ये जो है आपका किसका चित्र है? वाहिका का चित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा का चित्र है। ठीक है, अब इन अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, इन अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य हैं। जैसे ट्रैकीट का कार्य और वाहिका का कार्य क्या है? पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करना, यानी ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की ओर पहुंचाना। यानी कि इनका दोनों का कार्य क्या है? ट्रैकीट और वाहिका का, यानी कि जड़ से पानी को पौधों के समस्त भागों में ऊपर की दिशा की ओर यानी प्रवाहित करना, यानी जड़ से पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? यानी भोजन का संग्रह करना। ठीक है, इसके बाद जाइलम फाइबर, इसका कार्य क्या है? जैसे नाम से ही फाइबर है, तो यानी ये सहारा देगा, यानी कि सहारा देने का कार्य करता है। तो ये था आपका जाइलम। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक यानी कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिनमें से आप 3 कोशिकाएं चित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ट्रैकीड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। आप देख रहे होंगे जो ट्रैकीड और वाहिका है, इनकी कोशिका भित्ति क्या है? मोटी है। ठीक है, और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, इनमें से भी कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। आप देख रहे होंगे नलिकाकार, यानी कि नल के आकार की, जैसे नल होता है नलिकाकार, वैसी है। ठीक है, होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पानी और खनिज जो है ये ऊपर की ओर जो है, यानी कि जड़ से पानी अवशोषित करते हैं और ऊपर यानी पौधे की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फ्लोएम की बात करते हैं। देखिए, तो फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। कौन कौन से? चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से हैं फिर से देख लीजिए। चालनी कोशिकाएं, ठीक है, चालनी नलिका, ठीक है, 2 साथी कोशिकाएं, 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, 4 और फ्लोएम रेशे। ठीक है, तो 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखिए चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। भाई नलिका है तो यानी कि छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम का जो मेन कार्य है वो पत्तियों में निर्मित जो भोजन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, वहां से पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। यानी ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे है, ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लोएम जो है भोजन ऊपर से नीचे की ओर लाता है, और जाइलम जो है जल और खनिज को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जाइलम जो है जल और खनिज को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है भोजन को ऊपर से नीचे की ओर पहुंचाता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। केवल इसमें जो फ्लोएम रेशा है वो ही आपकी जो है मृत है, इसके अलावा सारी कोशिकाएं ये जीवित है। जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे, ये है ना, तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए चालनी कोशिकाएं हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर चालनी नलिकाएं हैं, तीसरे नंबर में आप देख रहे होंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथे नंबर में साथी कोशिकाएं, इसे कंपेनियन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और कोशिका है आपकी, वो है आपका जो है फ्लोएम रेशा, क्या है उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये ठीक है 5वीं, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिखा हुआ देखिए फ्लोएम जो है चालनी कोशिकाएं या प्लेट प्लस चालनी नलिका प्लस फ्लोएम पैरेन्काइमा प्लस साथी कोशिका यानी कंपेनियन शेल, और इसके अलावा और एक और है आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है जाइलम और फ्लोएम की जानकारी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।